आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक को लेकर, जो सीटेट की परीक्षा में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे, और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, सपरिवार और रणनीतिपूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। सभी प्यारे बच्चों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है आप सभी का टेट ज्ञान संस्थान में। तो प्यारे बच्चों, आपने संधि टॉपिक और उपसर्ग प्रत्यय बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया और इसका अभ्यास भी किया। संधि में आए हुए सीटेट में प्रश्न, सीटेट में आए हुए संधि के प्रश्न, सीटेट में आए हुए उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न और संभावित प्रश्नों का भी आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और विस्तार से इसको समझा आपने। इसी के तहत आगे हम अपनी रणनीति में जो प्रतिदिन मोटिवेट होते हैं, तो प्यारे बच्चों सीटेट की जो परीक्षा है इसके विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके संदर्भ में आपको मालूम है और आप इसकी रणनीति बना चुके होंगे और निरंतर आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत उत्साहपूर्वक आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि समय अपनी गति से चलता रहता है और समय का सदुपयोग ही करना है, आपको समय के साथ चलना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, समय जो है ये सबसे बड़ा गुरु है। समय का जिसने सदुपयोग करना सीख लिया, तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से भविष्य में आप अच्छा कर पाएंगे। अब सदुपयोग, इसमें मूल शब्द क्या है देखिए, इसमें भी तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आप समझते हैं, समझ के और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक बढ़ रहे हैं। आपका भविष्य स्वयं आपको उज्जवल होता दिखाई देगा। तो इसी उत्साह के साथ टॉपिक शुरू करते हैं। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है जिसका नाम है लिंग, लिंग और अविकारी। ये आपके यहाँ से निश्चित रूप से आपके जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, जो लिंग की परिभाषा है, लिंग की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है बच्चे? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा, और बच्चे संज्ञा किसे कहते हैं? ये होते हैं विकारी। क्या होते हैं पहले बच्चों? विकारी। विकारी किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के आधार पे होते हैं। विकारी की संख्या होती है चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं बच्चे इनके। पहला क्या है? संज्ञा। संज्ञा, अगर पहले बच्चे आपसे पूछा जाए कि संज्ञा में किन शब्दों से मिलकर बना है बच्चे, तो सम हलंत जमज्ञा। इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि आपकी व्यंजन संधि। दूसरा बच्चे क्या है? सर्वनाम। सर्व जमा नाम से मिलकर बना है। नेक्स्ट बच्चे क्रिया। क्रिया, और नेक्स्ट आप देखेंगे तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो पहले बच्चों विशेषण किसे बोलते हैं? जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो अब किसकी विशेषता? मोहन की विशेषता। मोहन कैसा है? अच्छा है। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो जब विशेषता की विशेषता बताई जाती है तो मोहन क्या हो गया? मोहन तो हो गया विशेष। जब ध्यान दीजिएगा, विशेषता की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। जब विशेष की विशेषता बताई जाती है विशेषण कहलाता है। जब विशेष की विशेषता बताता है कोई शब्द तो वो कहलाता है विशेषण। लेकिन जब विशेषण की ही विशेषता कोई शब्द बताता है तो वो कहलाता है प्रविशेषण।
तो प्यारे बच्चों परिभाषा क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति, पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है तो उसे लिंग कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये बन गया कि लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। बच्चे किसका है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। तो बच्चे लिंग के भेद कितने, हिंदी व्याकरण में बच्चे दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे सोचते बच्चों इसे कौन से प्रश्न आपके बनते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, तो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, कुत्ता दौड़ता है, तो क्या लिखा बच्चे, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक दौड़ता है, राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, कुत्ता दौड़ता है। पुल्लिंग शब्द की पहचान बच्चे, धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष इत्यादि के नाम पुल्लिंग होते हैं। सीधे आप यहां से लिख सकते हैं, ये आप नोट भी कर सकते हैं बच्चे। यहां से निश्चित रूप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि धातु नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग, अन्न, माह, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष इत्यादि इत्यादि के नाम अच्छे पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा, अपवाद के रूप में, अपवाद क्या होते हैं बच्चे, से पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, मकई, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्त्रीलिंग हैं। बच्चे ये अपवाद के रूप में है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अपवाद किसे कहते हैं। बच्चे से बहुत से अपवाद होते हैं। आपने संधि पढ़ा बच्चे, संधि आपने अध्ययन के संधि का, तो उसमें अछोहणी क्या है, उसमें दो मात्राएं होती हैं। तो बच्चे इसको वृद्धि संधि, क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जहाँ पे दो मात्राएं हैं वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इसी प्रकार से इसका भी अपवाद है, यानी कि पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, मकई, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्त्रीलिंग है। क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है देश के नाम, तो देश बच्चे क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा कहाँ पे बच्चे, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर लिखा है रत्न, ग्रह, तारे, दिवस, अन्न। अन्न में बच्चे क्या है, ये भी हो गया, जैसे मूंग, अरहर, मकई। तो बच्चे अन्न की जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो है जैसे मूंग, अरहर, मकई, दाल, ये सब क्या है, ये सब आपके स्त्रीलिंग है अपवाद स्वरूप। तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। जैसे अकारांत शब्द बच्चे क्या होते हैं, अकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द के अंत में आ जाए, जिस शब्द के अंत में आ जाए, बड़ा आ, तो जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में आ जाए वह अकारांत शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चे छाता, लोटा, तनुजा, देखिए आ है, तो जैसे छाता, लोटा, तनुजा आदि तथा इकारांत। इकारांत बच्चे क्या होते हैं, इकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई लगी हो, बड़ी ई
अंत में बड़ी ई होती हैं वह शब्द इकारांत कहलाते हैं। इकारांत का जैसे बच्चे देखिएगा धोबी, कुर्मी आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। और बच्चे देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, प तो आओ पन वाले भाववाचक शब्द भी क्या होते हैं, ये बच्चे आपके पुल्लिंग। जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, बच्चे क्या है पन, बुढ़ापा, पा इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट बच्चे समझिएगा, जैसे स्त्रीलिंग क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री, संज्ञा किसी रूप से किसी वस्तु स्त्री या मादा, वस्तु स्त्री या मादा जाति का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वह गाती है, वह गाती है, श्यामा गाती है, पुस्तक लुभावनी है। और बच्चे स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, तो नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तिथियों के नाम जैसे दूज, चौथ इत्यादि बच्चे क्या होते हैं, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। सब देखते हैं, आपने यहां पे समझा। जैसे यहां पे हमने देखा नेक्स्ट, जैसे धातु, अन्न, महादिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष इत्यादि। तो इत्यादि गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इत्यादि आदि के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। तो इसी प्रकार से आप जब यहां पे ध्यान देंगे स्त्रीलिंग में कि स्त्रीलिंग शब्द नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती तथा तिथियों के नाम जैसे दूज, चौथ इत्यादि शब्द क्या होते हैं बच्चे, स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस प्रकार से इनके अपवाद कौन से, सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन नदी को छोड़कर, यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र और सोन नदी ये बच्चे क्या हैं, ये आपके पुल्लिंग हैं। सिंधु भी आपका पुल्लिंग है, ब्रह्मपुत्र भी आपका पुल्लिंग है तथा सोन शब्द भी आपका पुल्लिंग है। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे श्यामा गाती है, वह गाती है, वह खाती है। अगर वह खाता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, वह खाती है स्त्रीलिंग, पुस्तक लुभावनी है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द के बच्चे नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन बच्चे अपवाद क्या है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन नदियां पुल्लिंग हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन को छोड़कर ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा, आकारांत शब्द जैसे होते हैं। आकारांत मैंने आपको बताया बच्चे, शब्द के अंत में जो आकार वाले होते हैं जैसे डलिया, देखिए डलिया, खटिया, डिबिया आदि तथा इकारांत जैसे शब्द जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी आदि स्त्रीलिंग होते हैं। आ आकारांत वाले शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं, आ आकारांत वाले शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं, लिख लीजिएगा बच्चे, स्त्रीलिंग जो होते हैं स्त्रीलिंग जैसे खटिया, डलिया, बिटिया, मुनिया, डिबिया तथा इकारांत वाले बच्चे रोटी, लाठी, कुर्सी, गाली आदि। अपवाद के रूप में बच्चे घी, पानी, हाथी शब्द पुल्लिंग है। हमारी हाथी नहीं होता है, हमारा हाथी होता है। तो बच्चे अब यहाँ पे घी क्या है, ये भी पुल्लिंग है, पानी भी पुल्लिंग। आपसे पूछा था कि पानी शब्द क्या है, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चे क्या है, पानी शब्द आपका क्या है, ये पुल्लिंग शब्द में आएगा बच्चे, किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो नोट कर सकते हैं सभी बच्चे, नोट कर लें। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, पुल्लिंग बच्चे कौन कौन से होते हैं,
जैसे पुल्लिंग, प्रिय का पुल्लिंग बच्चे स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया। सुत का सुता, शिष्य का शिष्या, वृद्ध का वृद्धा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ठाकुर का बच्चे ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, दुबे का दुबाइन। ये बच्चे यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न आपका, यूपीएसआई 2017 में प्रश्न पूछा गया था ये, कि दुबे का स्त्रीलिंग क्या होगा? दुबाइन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे निश्चित रूप से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और एक से दो प्रश्न आपकी सीटेट की परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है? जैसे पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे एकाकी एकाकिनी, शिष्य का शिष्या, ऊंट का ऊँटनी, बाघ का बाघिन, बच्चा का बछिया, आचार्य का आचार्या, तपस्वी का तपस्विनी, बूढ़ा का बुढ़िया, यशस्वी के बच्चे यशस्विनी। तो इस प्रकार से ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं और ये आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अब बच्चे देखिएगा, यहाँ से आपकी लिंग टॉपिक आपका जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसकी विशेष पहचान क्या है वो आपको बच्चे मालूम चल गया कि इसकी विशेष पहचान है कि कौन से शब्द होते हैं जो महत्वपूर्ण शब्दावली के अंतर्गत आते हैं और कौन से अपवाद शब्द होते हैं, उसका भी विस्तार से आपने अध्ययन किया। और स्त्रीलिंग शब्द का अपवाद क्या है ये भी आप अच्छे से समझ पाए। अब नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा, अव्यय और अविकारी शब्द, अव्यय और अविकारी शब्द जो होते हैं आपके, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अव्यय क्या होते हैं। व्यय का मतलब बच्चे क्या होता है? अभी आपने उपसर्ग में पढ़ा, व्यय का मतलब होता है खर्च। और आ का मतलब क्या होता है बच्चे? आ का मतलब होता है, जैसे आप आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा शब्द आपका अखर्च, और इसका जो पूरा मतलब होता है वो होता है जो खर्च ना हो। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अविकारी क्या होते हैं? जो लिंग काल वचन पुरुष आदि के आधार पे, कारक विभक्ति के आधार पे नहीं बदलते हैं वह अविकारी कहे जाते हैं। जैसे अविकारी क्या होते हैं बच्चे? ये कौन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण, नेक्स्ट बच्चे है आपका समुच्चय बोधक, जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट बच्चे हैं विस्मय बोधक, और फिर नेक्स्ट है संबंध बोधक। तो बच्चे 4 प्रकार के होते हैं अविकारी। तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित बच्चे ये आपके अविकारी हैं। अविकारी किसे कहते हैं? तो वह शब्द या शब्दांश जो लिंग वचन काल पुरुष विभक्ति कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं वह अविकारी कहे जाते हैं। तो बच्चे लिख सकते हैं वह शब्द जो लिंग वचन काल पुरुष कारक विभक्ति के आधार पर नहीं बदलते हैं
तो वह अविकारी कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछे आते हैं। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा गया कि लिंग कितने प्रकार के, तो अभी आपने पढ़ा लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, 2 प्रकार के। और पुरुष कितने होते हैं बच्चे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कारक की संख्या बच्चे कितनी होती हैं, तो कारक की संख्या 8 होती हैं। और विभक्ति बच्चे कितनी होती है, विभक्ति की संख्या 7 होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सप्तमी के बाद फिर दोबारा रिपीट हो जाता है प्रथमा। क्योंकि पहले बच्चों अगर आपको ये नहीं मालूम चलेगा तो आप सोचेंगे कारक तो होते हैं 8, लेकिन आपकी जो विभक्ति होती हैं वो 7 क्यों होती हैं। तो विभक्ति जो होती है बच्चे वो 7 ही होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सप्तमी के बाद फिर दोबारा आपका प्रथमा रिपीट हो जाता है, इसलिए विभक्ति की संख्या होती है 7 और कारक की संख्या होती है आपकी 8। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के द्वारा, अपादान से अलग यानी आधार से अलग होना, हाथ से मारकर गिर जाना तो आधार से अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। क्योंकि पहले बच्चों यहां से प्रश्न ये बनते हैं कि रोग से मुक्त में कौन सा कारक है, तो बच्चे अब लिंक करके आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे कौन सा क्लियर होगा। तो यहां पे ऑप्शन रहेगा रोग मुक्त में ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। तो अधिकरण तो बच्चे लगाएंगे नहीं क्योंकि में पर आता है, और इसमें बच्चे ध्यान दें संबंध भी नहीं, काक के रारी आता है। 2 में बच्चों को यहाँ पे करण से, तो जो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो ऑप्शन ए टिक करेंगे, करण से। ठीक, करण का जो कारक चिन्ह होता है जिसे प्रसर्ग के नाम से आप जानते हैं वो होता है से, और अपादान का होता है से अलग। तो बच्चे रोग से मुक्त यानी वो रोग से मुक्त हो गया है, अलग हो गया है, अपादान। बच्चे कर्ण में क्या होता है, से सिर दर्द, सिर का दर्द नहीं होता है, सिर में दर्द होता है। जैसे माल गोदाम, तो माल के लिए गोदाम, हस्तलिखित हाथ द्वारा लिखित, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के कारक होते, कारक की संख्या 8 होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के रा री रे, और इस प्रकार से अधिकरण में पर संबोधन आपको मालूम है, हे राम, हे भगवान, इस प्रकार से। और ये इसी को प्यारे बच्चों समास में जब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष में, तो व्याधिकरण जो तत्पुरुष होता है वो उसमें हम 6 प्रकार के पढ़ते हैं कारक को। कारक 6 होते हैं और विभक्ति की संख्या भी 6 होती हैं। तो आपके मन में एक बात संदेह और एक बात आ रही होगी कि सर वो 6 कौन कौन से होते हैं। तो जो प्रथमा बच्ची विभक्ति होती है, दोनों प्रथमा की गिनती व्याधिकरण तत्पुरुष में नहीं करते हैं। ऊपर से प्रथमा जो प्रथमा करता और सप्तमी के बाद जो प्रथमा रिपीट होता है जिसमें संबोधन, दोनों की गिनती नहीं की जाती है। तो व्याधिकरण तत्पुरुष में कहां समास में कर्ता को छोड़कर कर्म से गिनती होती है, कर्म से लेकर आप देखते हैं संबंध तक। तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से लिंक करके आपको पढ़ना होता है, तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, 2, वचन 2, काल 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य, भविष्य, भूत आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं।
अव्यय का शाब्दिक अर्थ है बच्चे क्या? अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च या परिवर्तन, जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो। अव्यय का मतलब बच्चे क्या होता है? जो खर्च ना हो। अब कैसे? आ का मतलब क्या है? आ का तात्पर्य किससे? नहीं से, और व्यय का मतलब होता है खर्च या परिवर्तन। तो यहां वहां, धीरे, तेज, कब और तथा, एवं आदि बच्चे सब क्या है? ये सभी आपकी अविकारी हैं। और अविकारी की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। ये आपको मैं बता चुका हूं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चे। क्रिया विशेषण, अव्यय के 4 भेद होते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, सीटेट में सीधे प्रश्न पूछेंगे, अव्यय कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, नेक्स्ट है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बच्चे? ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा धीरे बोलती है, यानी कि राधा जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं मेरे बच्चे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज तेज, है ना, तेज तेज, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा धीरे धीरे बोलती है, राधा धीरे बोलती है, राधा धीरे धीरे चलती है। जैसे मोहन तेज तेज चलता है, मोहन तेज चलता है। और हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जैसे कहते हैं जरा सा तेल देना, तो कभी भी जरा के साथ सा का प्रयोग नहीं होता है। थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा के साथ कभी भी सा का प्रयोग नहीं होता। यही वर्तनी शुद्धि है। वर्तनी शुद्धि के नियम बच्चे, जब तक आपकी गलतियां होती हैं, थोड़ा सा तेल देना, थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा के साथ कभी सा का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग बोल देते हैं क्योंकि पहले बच्चों अब जो सार्थक के साथ निरर्थक शब्द भी चलते हैं, जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, खाना वाना, कपड़ा वपड़ा, तो ये शब्द कहाँ प्रयोग होते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत। द्वंद्व समास में क्या शाब्दिक अर्थ है? उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रतिद्वंद्वता, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता किसमें? रावण में, एक सत्य और एक असत्य के लिए, कृष्ण और कंस में। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से यानी जहां पे सार्थक और निरर्थक, यानी कि एक शब्द सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, निरर्थक का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, वो सार्थक शब्द के साथ में चलता है। जैसे दाल वाल, रोटी वोटी, इस दीवार विवार, बोर्ड वोर्ड, इस प्रकार से प्यारे बच्चों। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मोहन तेज बोल चलता है, बच्चे इसका कौन सा आपसे पूछ सकता है? मोहन तेज चलता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो तेज शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे आप भीतर बैठ जाएं, आप कहां बैठ जाएं? भीतर बैठ जाएं। तो इस प्रकार ये सभी शब्द बच्चे क्या है? क्रिया विशेषण के उदाहरण है। जैसे नेक्स्ट देखिएगा, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया विशेषण के बच्चे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और कालवाचक क्रिया विशेषण, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके 4 भेद होते हैं। बस आपसे सीटेट की परीक्षा में आपसे बस इतना ही प्रश्न पूछ सकता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक। रीति किसे बोलते हैं? रीति बोलते हैं शैली को, यानी कि शैली कैसे? घोड़ा तेज दौड़ता है,
ध्यान दीजिए, घोड़ा घोड़ा तेज दौड़ता है। अब अच्छे देखिएगा, घोड़ा क्या करता है, तेज दौड़ता है। अब उसका जो उसकी शैली है क्या है बच्चे, तेज, यानी कि घोड़े किस लिए जानते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो रीति किसे कहते हैं, रीति कहते हैं शैली को। अब बच्चे घोड़ा क्या है, जैसे काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब काला क्या है, अगर उद्देश्य और विधेय की बात करेंगे, अगर जब DT+B में पढ़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो काला शब्द क्या हो गया, और आपका काला घोड़ा शब्द क्या है, घोड़ा है आपका उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कर्ता, और काला क्या है, उद्देश्य का विस्तार। घोड़ा कैसा है, घोड़ा काला है, तो विशेषण हो गया। और दौड़ता है, ये क्या बच्चे, ये है आपका विधेय, विधि मतलब होता है क्रिया। कैसे दौड़ता, तेज दौड़ता है, तो विधेय का विस्तार। काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है, कैसा सांप है, सांप क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता। सांप कैसा है, काला है। बैठा है, विधेय, विधेय मतलब होता है क्रिया, तो क्रिया क्या है, बैठा है, कहां बैठा है, पेड़ के नीचे, तो ये हो गया विधेय का विस्तार। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जब आप समझते रहेंगे तो रीतिवाचक, रीति किसे कहते हैं, शैली को। स्थान मतलब जगह, इसका मतलब क्या बेटा, काल मतलब समय, और परिमाण मतलब थोड़ा सा दूध देना या अनाज, वैसे नापने तौले वाली, नापने तौले जाने वाली वस्तु को हम क्या बोलते हैं, परिमाण। अच्छा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिएगा, समुच्चय बोधक किससे कहते हैं, तो वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे अव्यय, अव्यय मतलब क्या होता है, जो खर्च ना हो। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तो उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है संयोजक किसे कहते हैं, संयोजक किसे कहते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। अब इस प्रकार के सीधे प्रश्न आपकी सीटेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि संयोजक किसे कहते हैं। ये नहीं पूछे बच्चे कि अव्यय, पूछोगे संयोजक किसे कहते हैं, तो संयोजक ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध या विस्मय बोधक। तो संयोजक का अर्थ होता है जो दो शब्दों को जोड़ते हैं। संयोजक मतलब क्या बच्चे, इनको दो शब्दों को जोड़ना, दो तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या है, समुच्चय बोधक। मुझे जैसे आगे समझिएगा, जैसे राम और मोहन, अगर इसी और की बात की जाती है बच्चे, किसमें हम बात करते हैं, समास में, तो ये कौन सा समास होता है बच्चे, जैसे माता और पिता। ध्यान दीजिएगा, माता और पिता। तो ये बच्चे इसको अगर और के संदर्भ में ना लिखना हो तो आप इसको योजक चिन्ह लगाकर भी लिख सकते हैं, माता योजक पिता। और अगर आपको योजक भी नहीं लगाना है, योजक चिन्ह भी नहीं लगाना है, आपको और भी नहीं लगाना है, तो इसी को आप बोल सकते हो पितरो। क्या बोल सकते हो मेरे बच्चों, पितरो। तो जब इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक एक बातें सारी स्पष्ट होंगी, तब आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे कि बच्चे किसे, माता और पिता
यानी कि अगर हम बात करें कि राम और मोहन विद्यालय गए, राम और मोहन बाजार गए, तो राम भी गया और मोहन भी गया, लेकिन दोनों को जोड़ने वाले शब्द क्या है? और। से गीता और सीता खाना खा रही हैं, तो बच्चे गीता और सीता को दोनों को कौन सा वो शब्द है, कौन सा वो शब्द है जो इसको दोनों को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है? वो है और ये क्या कहलाएगा? यही कहलाता है संयोजक। क्या कहलाता है बच्चे? संयोजक। और इसी और को हम कंजंक्शन भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो कंजंक्शन, यानी कि ये और दो शब्दों को जोड़ने, यानी कि गीता और सीता को दोनों को, गीता और सीता दोनों खा रही हैं, खाना खा रही हैं। और इसे ही बच्चे क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। नेक्स्ट बच्चे समझिएगा, नेक्स्ट लिखा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक जैसे वह अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दूध के बिना बच्चा नहीं रह सकता, यानी कि संबंध दर्शा रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध दर्शाना क्या कहलाता है? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। कैसे प्यारे बच्चे? जैसे लिखा है गोलू दादाजी के साथ घूमने जाता है। गोलू बच्चे कहां जाता है? दादाजी से घूमने जाता है। इसे मोहन छत पर बैठा है। मोहन कहां बैठा है? छत पर बैठा है। सेनाएं आगे बढ़ी और सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। जैसे सेनाएं आगे बढ़ी और सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। इन दोनों वाक्य में बच्चे क्या है? अंतर है। और वाक्य शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, इसको भी आपको समझना होगा, तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं? जैसे कमल क्या है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कमल, फूल, सुंदर, और पहले बच्चे आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि कमल शब्द क्या है? कमल क्या है? ये शब्द है। क्या है? शब्द है। फूल क्या है? ये भी शब्द है। और सुंदर क्या है? ये भी शब्द है। लेकिन यहां पर लिखा है कमल का फूल सुंदर है। कमल का फूल सुंदर है। अब प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा गया कि इस वाक्य में कमल क्या है, तो बच्चे अब ये कमल शब्द ना होकर पद का रूप धारण कर चुका है, पद है। अब ये फूल शब्द नहीं रह गए, ये पद का रूप धारण कर चुका है, पद है। अब ये सुंदर बच्चे क्या है? अब ये शब्द नहीं है, पद का रूप धारण कर चुका है। आप नहीं पूछ पाएंगे अभी, क्यों? क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं आप, लेकिन मैं प्यारे बच्चों जानता हूं कि आपके मन में क्या क्वेश्चन होगा। इसी को अनुभव कहते हैं। शब्द
कमल का कोई निश्चित अर्थ तो है बच्चे। शब्द क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। सार्थक मतलब क्या है? जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। कमल क्या है? शब्द है। फूल क्या है? शब्द है। सुंदर क्या है? वो भी शब्द है। लेकिन जब आपसे पूछा गया कि कमल का फूल सुंदर है, तो अब इस वाक्य में कमल क्या है? तो अब इस वाक्य में कमल शब्द ना होकर पद का रूप धारण कर चुका है। आप पूछेंगे क्यों? बेटा इसलिए कि जब शब्द व्याकरण के किसी नियम से बंधे होते हैं तो वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। क्या कहा प्यारे बच्चों मैंने? कि जब शब्द व्याकरण के किसी नियम से जुड़े होते हैं तो शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं, जैसे पद में क्या अंतर बच्चे देखिएगा, जब शब्द व्याकरण के नियम से जुड़े होते हैं तो वह शब्द ना कहलाकर कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब शब्द व्याकरण के किसी नियम से जुड़े होते हैं तो वह शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे कौन से नियम से जुड़े हैं? तो प्यारे बच्चों, कमल का फूल सुंदर है, तो आगे बच्चे अगर इतना ही आप लिखा होता कि कमल का फूल सुंदर, तो बच्चे ये वाक्य नहीं है। लेकिन जैसे आप लगाते हैं कमल का फूल सुंदर है, तभी प्यारे बच्चे पूरा वाक्य बनता है। लेकिन कमल का फूल सुंदर तो ये उपवाक्य हो गया। तो आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से शब्द होता है, किस प्रकार से वाक्य होता है। और यहीं पे प्यारे बच्चे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी ऑप्शन बच्चे हैं आपका पद, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी वाक्य। तो प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उत्तर क्या देंगे बच्चे? उत्तर देंगे वर्ण। उत्तर क्या देंगे बच्चे? वर्ण। तो बच्चे लेकिन वर्ण उत्तर नहीं है। सबसे पहले बच्चे क्या देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या लगा है, सबसे छोटी। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे क्या लिखा है, प्रश्न पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित। बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या आपका होगा, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई। सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई। तो अब बच्चे इसमें बच्चे क्या करेंगे, जैसे लिखित इकाई देखेंगे बच्चे तो वर्ण टिक कर देंगे। बच्चे क्या टिक कर देंगे? वर्ण टिक कर देंगे। लेकिन वर्ण गलत है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पूर्ण लिखित इकाई। तो पूर्ण लिखित इकाई बच्चों क्या होता है? उसका उत्तर आपका होगा वाक्य। क्या होगा बच्चे? ये आपका उत्तर होगा वाक्य। क्यों? जैसे कमल का फूल सुंदर है, इस प्रकार से इसका सही उत्तर बच्चे क्या है? वाक्य है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, जैसे
सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ेंगी। कहां से बढ़ेंगी बच्चे सेनाएं? सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ेगी। मोनू बैठा है, देखिएगा जैसे लिखा है, मोनू बैठा है। बच्चे मोनू मोनू बैठा है। नेक्स्ट बच्चे हैं मोनू दीवार के ऊपर बैठा है। दीवार के ऊपर बैठा है। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो उसका आप तभी उत्तर दे पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे लिखा है ये अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगाकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं तो बच्चों वो क्या कहलाते हैं? संबंध अव्यय कहलाते हैं। जैसे मोनू दीवार के ऊपर बैठा है, दूध के बिना बच्चा नहीं रह सकता, दूध के बिना बच्चा नहीं रह सकता, गोलू दादाजी के साथ घूमने जाता है। इस प्रकार बच्चे इसे संबंध कहते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक, जिसे आप आश्चर्य बोधक भी कहते हैं। जैसे वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भव, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक या इन्हें आश्चर्य बोधक भी कहते हैं या आश्चर्य बोधक भी कहते हैं। बच्चे आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो बच्चे क्या कर रहा है, इसमें पढ़ने से ही आपको लग रहा है क्या कि विस्मय बोधक। आपसे पूछा सकता है कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया, कौन सा अविकारी है? तो ऑप्शन क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। तो आप कहेंगे विस्मय बोधक। जीते रहो दीर्घायु हो, बच्चे क्या है? ये सभी आपके विस्मयादि बोधक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपसे पूछा सकता है कि इस प्रकार का प्रश्न है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये कौन सा आपका अविकारी है, कौन सा अव्यय है? तो आप कहेंगे इसमें विस्मयादिवाचक है और विस्मयादिवाचक को हम आश्चर्यवाचक कहते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करो। अब आपसे पूछेगा कि ये कौन सा वाक्य है? संबंध बोधक है या क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है या विस्मय बोधक है? हे भगवान मुझे शक्ति दो। तो इस प्रकार के जो सभी आपके वाक्य होते हैं वो सभी प्यारे बच्चों क्या होते हैं? आपके विस्मयादि बोधक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अविकारी होते हैं सभी। जैसे कि आपको मालूम, मैंने आपको बताया, ध्यान देंगे, एक तरफ है बच्चे विकारी और एक तरफ लिखा है अविकारी। जैसे देखिए बच्चे अविकारी, तो यहां पर है विकारी कौन से होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण। तो ये क्या होते हैं? ये सभी क्या है? ये बदल जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? अविकारी, क्रिया विशेषण, विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है
संबंध बोधक, और लास्ट है विषम बोधक। तो पहले बच्चों प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी एवं अविकारी। विकारी के अंदर आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का अध्ययन करते हैं, और अविकारी के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम बोधक, और आपका समुच्चय बोधक की आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के भी आपके 4 भेद होते हैं, रीति, काल, स्थान, परिमाण। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से आज आपने 2 टॉपिक का विस्तार से अध्ययन किया बच्चे। एक तो आपका है लिंग और दूसरा है आपका अविकारी। लिंग कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग शब्द की क्या पहचान है, उसके अपवाद कौन से हैं, पुल्लिंग शब्द की क्या पहचान है, उसके अपवाद क्या है, और बनने वाले जो इसके संभावित प्रश्न हैं वो अगली क्लास में हम इसका अभ्यास करेंगे। और अविकारी भी आपने अच्छे से आज इसका अध्ययन किया, बहुत अच्छे से विस्तार से समझा होगा आपने कि अविकारी विकारी वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पे बदल जाते हैं। अविकारी जो शब्दांश किसी काल, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं वो कहलाते हैं अविकारी, और जो बदल जाते हैं वो कहलाते हैं विकारी। जो बदल जाते हैं वो कहलाते हैं विकारी, और जो नहीं बदलते हैं वो कहलाते हैं अविकारी। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपने इसका अध्ययन किया, और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और इससे बनने वाले जो आगामी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न, उसका विस्तार से उसका अभ्यास करेंगे अगले क्लास में, और सीटेट में आए हुए प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी रणनीति के साथ और इसी उत्साह के साथ आप सब तैयारी करते रहें, इससे आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको सफलता मिले। स्वस्थ रहें, सब परिवार स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का उपस्थित होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।